तो दोस्तों हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए। बीबीएमयू के जीएमयू का जो है मतलब यूपी बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग, पीएनएसटी, आरयूएचएस कहीं से तैयारी कर रहे हो, ये सब क्वेश्चन छपने वाले हैं और ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद कंटिन्यू आते रहेंगे। टाइम आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, जो लोग परचेज किए हुए हैं नोट्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम इधर उधर कुछ नहीं करूँगा। मेंडल के प्रयोगों के लिए कुत्तों की तुलना में मटर के पौधे क्यों अधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है कि मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। कुत्तों की वंशावली का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मटर के पौधों में केवल 2 गुणसूत्र होते हैं। कुत्तों में आनुवंशिक लक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है। आपको सही ऑप्शन बताना है कि मेंडल ने मटर को क्यों चुना, वो कुत्ते को चुन सकते थे। आपको बताना है स्वपरागण क्या होता है, पहले ये बताइए। जब एक फूल है, एक प्लांट है कोई, मान लिया एक पौधा है, इसके ये 2 फूल हैं। जब एक फूल से दूसरे फूल में, मतलब एक पौधे के फ्लावर से, फूल से, परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, स्टाइल पर जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको बोलते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर ये सेम फ्लावर में भी हो सकता है, सेम फ्लावर में या डिफरेंट फ्लावर में, बस प्लांट एक होना चाहिए। इसको स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन अभी यहीं पर आ जाएगा, तो उसमें 2 अलग अलग पौधे होते हैं, इसमें से ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन और इसके स्टाइल पर, ठीक है, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये जो इनका ऑप्शन दिया था ये वाला, कौन सा, 2 गुणसूत्र नहीं दोस्तों, 7 गुणसूत्र होते हैं, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, ये ऑप्शन अभी तक सही है। कुत्तों की वंशावली का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई यहाँ पर। और तीसरा तो गलत हो ही गया, कुत्तों में आनुवंशिक लक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, इसमें स्वपरागण होता है। जल्दी जल्दी से हमको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं और सामने रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, तो इसलिए मैंने दोनों में कर रखा है। ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है, वो बताना है आपको। पेनिसिलिन की खोज, तो पेनिसिलिन की बात जब आएगी इसके खोज की, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, सभी को पता होगा। आनुवंशिकी के नियम के लिए क्या ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इसलिए जाने जाते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आनुवंशिकी के नियम जो है उसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये कोशिका मत का मतलब सेल थ्योरी जो है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, गूगल से उठाया, ट्रांसलेट किया, सेल वोट लिखा हुआ है, लेकिन ये सेल थ्योरी होगा, ठीक है। अब मैं खुद से ट्रांसलेट तो करूँगा नहीं, इतना भी इंग्लिश मुझे नहीं आती। जो गूगल ने ट्रांसलेट कर दिया वही मैं आपके सामने रख दिया। सेल थ्योरी जो है ये कौन, ये स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन बताऊँगा, उससे रिलेट करके कई क्वेश्चन दोस्तों छपते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेल थ्योरी पूछ सकता है, सेल थ्योरी किसने दिया, तो आप बोलेंगे स्लाइडेन और स्वान ने दिया। फिर पूछ सकता है कि इसमें जूलॉजिस्ट कौन है, बॉटनिस्ट कौन है, ऐसा क्वेश्चन आया है, आपने भी देखा होगा पेपर, तो मालूम होगा। अब देखिए स्लाइडेन ने दे दिया, यहाँ दोस्तों देखिए फ़ोन पे बता रहा हूँ, मुझे समझाने में प्रॉब्लम हो रही, लिख नहीं पा रहा मैं। स्लाइडेन जो थे ये बॉटनिस्ट थे आपके, और जो स्वान थे वो आपके जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। मतलब जंतु विज्ञान शास्त्री और वनस्पति विज्ञान शास्त्री, ठीक। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट दे रहे हैं उत्परिवर्तन सिद्धांत, क्या ग्रेगर जॉन मेंडल उत्परिवर्तन सिद्धांत से थे, तो नहीं दोस्तों, उत्परिवर्तन का नाम जहाँ पर आएगा, ठीक है, उत्परिवर्तन का नाम जहाँ पर आएगा आप किसके साथ चले जाएंगे, ह्यूगो डी व्रीज के साथ, ठीक है, डी व्रीज के साथ चले जाएंगे आप लोग। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा था, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आनुवंशिकी के नियम के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 46 होती है, 46 होती है। इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, एक्सप्लेन करने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए के अणु में क्या होता है जो डीएनए में नहीं होता। मतलब आपको ये नाइट्रोजिनस बेस है, अभी आप भूल जाओगे ये है क्या, बस बोल दोगे आरएनए में है और डीएनए में नहीं है, तो इसको नाइट्रोजन बेस बोलते हैं, नाइट्रोजिनस बेस। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है आरएनए के अणु में क्या होता है जो डीएनए में नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए पहले आरएनए में क्या क्या होता है। ये चीज़ पता होगी तब तो आगे बताओगे। तो एडेनिन होता है दोस्तों, क्या लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि मैं कुछ लिख सकूं। आरएनए में आपका और भी छोटा हो गया,
आरएनए में आपका एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा। ये आरएनए में होते हैं। तब डीएनए में क्या होता है? एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है। ये चीज़ें होती है। अब देखिएगा इन सब में कॉमन क्या है? ए इधर भी है, ए इधर भी है, सी इधर भी है, सी इधर भी है, जी इधर भी है, जी इधर भी है। तो मतलब इसमें डीएनए में क्या है? थाइमीन होता है, जो कि आरएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कुछ गलत हो रहा क्या? अच्छा दोस्तों, सही बताया था, लेकिन यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजिंग ये है, आरएनए में क्या होता है? तो आरएनए में यूरेसिल होता है, जो कि डीएनए में नहीं होता। तो आप किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं डायरेक्ट से आपके एग्ज़ाम में। ओके, थोड़ा सा नीचे बढ़ के आता हूँ तो बताया हुआ है उत्क्रम अनुलेखन, जिसको कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो। ये किसको कहते हो? द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज अ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम आरएनए से आरएनए के निर्माण को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो, या फिर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए से डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम आरएनए का निर्माण डीएनए के थ्रू हो, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए से आरएनए का निर्माण हो, तो किसको बोलते हो आप? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो दोस्तों ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। अभी आप बोलोगे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में आएंगे और वहाँ पर आप गलत करके आओगे। जहाँ बेसिक क्वेश्चन होते हैं गलती वहीं पर होती है, जहाँ थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं इंसान सोच समझ के करता है और सही कर ले जाता है। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है जब डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, इसको तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो हमारा इसमें क्या पूछा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं? जब आरएनए से डीएनए के निर्माण होने की बात की जाएगी, जब आरएनए से डीएनए निर्माण की बात की जाएगी तो उसको बोल देंगे क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए, यूपी बीएससी के नर्सिंग के एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। तो ये पूरे 40 क्वेश्चन हैं। मुझे पता है थोड़ा टाइम मेरा जाएगा, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है लाइव नहीं आ सकते। लाइव में दुनिया भर का झंझट होता है, हाय हेलो, मतलब 40 मिनट का काम 1-1.5 घंटे, इतना टाइम नहीं है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, यही प्रैक्टिस करिए, आपको भी देखने में जल्दी होगा। इंटू 2 इंटू 3 पे करके देखेंगे। वहाँ लाइव में मजबूरी होती है आपकी, जो मैं स्पीड बोलूँगा उसी से आपको देखना होता है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। नोट्स मिल जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने परचेज किया हुआ है, प्रैक्टिस सेट ये उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए नंबर तो है ही है सभी का जो मैंने इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लिख देंगे एक बार, जो लोग परचेज कर चुके हैं वो लोग लिख देंगे हाई करके, मैच किया जाएगा। आप बोलेंगे आपने परचेज किया हुआ है, आपको फिर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो ऐड करने मुझे प्रॉब्लम हुई, नहीं ऐड कर पाया, कुछ को ऐड किया हूँ तो आप लोग अपना बता देंगे। ठीक है, जिससे डायरेक्ट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँ। नंबर तो सेव नहीं किया किसी का, तो आप लोग बोलेंगे उसके बाद ऐड कर दिया जाएगा, नोट्स वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं वो परचेज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। वो 399 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश मिल जाएगा, दोनों लैंग्वेज मिल जाएगा। उसी नोट से सब क्वेश्चन है, कोई अपने मन से नहीं है और बार बार से रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। सर मैं परचेज कैसे करूँगा? अगर ये क्वेश्चन है आपका तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9517193475। लिखिएगा यूपी बीएससी नर्सिंग नोट्स करके, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये स्पेशली यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए क्लास है। बाकी आप कहीं का भी एग्ज़ाम दे रहे हो बीएससी नर्सिंग का तो क्वेश्चन तो यही आते हैं, कोई अलग से नहीं आता। आगे बढ़ता हूँ। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई? ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइएगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये किसके थ्रू हो रहा है? जो बताया है किसने? डार्विन साहब ने बताया हुआ है, वही आपको इसमें बताना है। क्या ये प्रसंकरण, जिसको क्या बोल रहे हैं ऑफ प्रोसेसिंग, फिर है प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन, या उत्परिवर्तन म्यूटेशन बताया इन्होंने, मतलब ट्रांसलेशन हमें लग रहा है गलत है, तो हिंदी का हम पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी में मैंने क्वेश्चन तैयार किया था। आपको बताना है डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई हुई है?
तो वो है प्राकृतिक चयन द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा। ठीक है, अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है दोस्तों? जब देखिए पर्यावरण में कोई है, एनवायरनमेंट है, उसमें ढेर सारे जीव रहते हैं एक ही स्पीसीज के, लेकिन जो उसमें ज़्यादा अनुकूल होगा वही रह पाएगा, बाकी लोग जिंदा नहीं रहते। अभी जैसे है कोई भी एरिया मान लीजिए, वहाँ पे 3-4 प्रकार की स्पीसीज के मतलब जीव जंतु रह रहे हैं, लेकिन उसमें जिएगा कौन? जो सबसे अनुकूल रहेगा, वो छोटों को नष्ट करता है, सभी से अपने के छोटे को दबाते हैं। तो जो ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, अनुकूल रहेगा, वही जिंदा रहेगा, बाकी लोग जिंदा नहीं रहने वाले। यही कहता है आपका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जो इसको कि नेचुरल सिलेक्शन बोलते हो। योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक कौन है? डार्विन है, वेलेस है, स्पेंसर है, मेंडल है। ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो बताइएगा योग्यतम की उत्तरजीविता, इससे रिलेशन है डार्विन का। वही मैंने बताया, जो योग्य है वही जीवित रहेगा, बाकी लोग ख़त्म हो जाएंगे, उनकी जो वंश है, पीढ़ी है, वो समाप्त हो जाएगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी बोला जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम, सॉरी दोस्तों, ऊपर वाले में देखिएगा पूछा हुआ है जो कि मूल प्रवर्तक स्पेंसर साहब को बोला जाता है, लेकिन ये जो थ्योरम है ये दिया हुआ था किसने? डार्विन ने। ठीक है, अगर मूल प्रवर्तक की बात करें तो स्पेंसर का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसमें कुछ नहीं समझाने जैसा, होमो सैपियंस है, सभी को मालूम होगा। तो पूछा जा सकता ना, ये तो सबको पता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है जो मैं पढ़ाऊँ वही एग्ज़ाम में आए। हाँ, उससे रिलेट करके आएगा ये गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन हूबहू क्वेश्चन छप जाए, छपेगा भी, लेकिन हर क्वेश्चन छपे ये गारंटी नहीं ले सकते। तो बताइएगा यहाँ पर कि मानव का वैज्ञानिक नाम तो हो गया, लेकिन ये किसका नाम है, ये किसका नाम है, ये आपको बताना। मतलब पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं ना इंग्लिश में, यहाँ टाइग्रिस लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में आपको बताना है पैंथेरा टिग्रिस और कैनिस फैमिलियरिस, ये किसका नाम है? तो दोस्तों ये जो नाम है ये आपका कुत्ता का हो जाता है, डॉग का हो जाता है। ठीक है, और पैंथेरा टाइग्रिस जो लिखा हुआ है ये टाइगर का है, आपको पता होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमारा मानव का पूछा था, तो होमो सैपियंस के साथ चले जाना, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अभी जब ख़त्म होगा ना 40 क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि आपने स्कोर कितना किया है, ताकि पता लगे कितनी आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, निर्बंधन अंतर न्यूक्लियस एंजाइम जोड़ता है, जिसको कि बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। ये किसको जोड़ता है? क्या डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है, या डीएनए को तोड़ता है, मतलब विखंडन करता है? ठीक है, या डुप्लीकेशन को, डीएनए के डुप्लीकेशन को बढ़ाता है? क्या करता है, वही आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये डीएनए के अणु को क्या करता है? एंडोन्यूक्लियस इसको विखंडित करता है, तोड़ता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट्स डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। बायोपायरेसी का संबंध है किससे है वो बताना। क्या पारंपरिक ज्ञान से है, जैव संसाधन का उपयोग करने से है, जैव संसाधन से, या सभी से है, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक रूप से जैव रसायन होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, तो उनका जो रासायनिक दोहन हो रहा है इसको तो बायोपायरेसी बोल देते हैं। लेकिन जब किसी एक का अधिकार होता है उस पर, उसको पेटेंट बोलते हैं। ठीक है, दो अलग वर्ड है, एग्ज़ाम में दोनों आते हैं। पेटेंट पूछा जाता है और बायोपायरेसी पूछा जाता है। पेटेंट होगा जब किसी का एकाधिकार हो, जिससे कोई देश है वहाँ पर कोई चीज़ है जिस पे मतलब वो चाहेगा तभी कोई मतलब उसका क्या बोलते हैं, मार्केटिंग हो सकती है, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मतलब आयात निर्यात किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता, तो उसको पेटेंट बोलते हैं। लेकिन बायोपायरेसी जो है, हमारे वातावरण में जैव रसायन जो पाए जाते हैं उनका जो दोहन किया जा रहा है वो बायोपायरेसी है। उसका मतलब है पारंपरिक ज्ञान से भी है, जैव संसाधन का उपयोग तो है ही है, और जैव संसाधन ये खुद है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़े। मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV में आनुवांशिक पदार्थ होता है। बार से पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों ये वाला। ठीक है, आपको बताना है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल
HIV में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो चीज़ आपको बतानी है। तो पहले HIV का फुल नेम जान लीजिए, नीचे मेंशन कर रखा है इन्होंने। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक डेफिशिएंसी वायरस है दोस्तों, और पूछा जा रहा है इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, सब गलत ही किया है। तो दोस्तों RNA का 11 सूत्र मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है। आगे बढ़ते हैं। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बताना है आपको, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है क्या मतलब रहता है, क्या लिस्टेड रहते हैं रेड डाटा बुक में? क्या रेयर स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, फिर से वही रिपीट है, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, विरल जातियों को, संकटग्रस्त जातियों को, संकटपन्न जातियों को, सभी को। तो सभी को रखते हैं रेड डाटा बुक में, किसी स्पेशल को नहीं रखते। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मनुष्य है। मनुष्य मतलब तुम क्या हो, तुम्हारा क्या है मतलब? प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, डिकम्पोजर हो, किस में आते हो खुद को तो पता होना चाहिए ना। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों, उत्पादक जो होते हैं वो अपना भोजन मतलब प्रोड्यूसर, वो अपना भोजन खुद से बनाएंगे, उसका संश्लेषण खुद से करते हैं। क्वेश्चन छप जाएगा, एक एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन नहीं है उत्पादक, फिर फंस जाओगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पौधे आएंगे, घास आती है, देखिए ट्रीज, ग्रास, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन, ये सभी जो है ना ये उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। अब उपभोक्ता में क्या आएगा सर? जो लोग उत्पादक का यूज करते हैं अपने फूड के लिए एज अ सोर्स, उनको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। इसमें कौन आ जाएगा? रैबिट्स, हॉर्सेस, काऊ, ह्यूमंस, मतलब तुम भी इसी में आ गए, किसमें? उपभोक्ता में। अब घटक क्या होते हैं? जो कि कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये सड़ गल जाएंगे, उनको सड़ाने गलाने का काम किसका होता है? अपघटक का। तो क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में, सर आखिर में फिर अपघटक क्या होंगे? तो बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, ये सभी जो है ये आपके अपघटक में आते हैं। लेकिन जो इसमें सही ऑप्शन है वो हो जाएगा उपभोक्ता, हम लोग उपभोक्ता में आते हैं। आगे है वही, अच्छा इंग्लिश में है। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। आगे बढ़िए। लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं सहोपकारिता, या इसको बोलेंगे सिम्बियोसिस। ठीक है, सबहोस्टा, या फिर एमेनसेलिज्म, परजीविता, क्या शो करते हैं वो आपको बताना है। तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। ठीक है, सहोपकारिता जो लिखा हुआ है इंग्लिश में जाओगे तो गलत है ऑप्शन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? सिम्बियोसिस इसमें जो हो रहा है एल्गी का होता है, फंजाई का होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन बताऊँगा, वो क्वेश्चन छपे ना छपे लेकिन उसी से रिलेट करके आएगा, ये गारंटी लेता हूँ बार बार से। पूछा जाएगा कि सिम्बियोसिस रिलेशनशिप तो दिखाता है, शो करता है लाइकेंस, लेकिन कौन कौन से उसमें पार्टिसिपेट करते हो? तो सर एल्गी होता है, फंजाई होता है, ये पूछ सकता है। फिर पूछेगा इसमें एल्गी का काम क्या है? तो ये देखिए, इसका काम है फूड के लिए, एल्गी होगा फूड के लिए, और ये जो फंजाई है ये एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स, मतलब मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन यही से आ सकता है आपका, जो फंगल कंपोनेंट है, ये फंगल कंपोनेंट है ना फंजाई का है, तो इसको माइकोबियोंट बोलते हैं, और जो एल्गल कंपोनेंट है इसको फाइकोबियोंट बोलते हैं। 3-4 क्वेश्चन एक चीज़ से हो गया। फिलहाल में छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन था, ये सहोपकारिता दर्शाते हैं, शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुष्पी पादपों में नर युग्मक मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, किसमें? इन पोलन, इन स्टेमेंस, इन द ओव्यूल, इन ऑल ऑफ दीज। ये आपको बताना है कहाँ पे पाए जाते हैं, मेल गैमेट्स कहाँ पे पाए जाते हैं वो चीज़ बतानी है। तो ऑप्शन ए के साथ चले जाना, सही हो जाएगा इन पोलन। अगला क्वेश्चन है आपका अजूबा, जिसको कि डायोफाइलम बोलते हो। इसमें कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा वो चीज़ बताना है। क्या स्टेम द्वारा होगा, रूट द्वारा होगा, लीफ द्वारा होगा, या फिर फ्लावर द्वारा होगा, ये आपको बताना है किसके थ्रू होता है इसमें। तो दोस्तों देखिए, जो इसमें पत्ती के द्वारा होता है, सभी को पता होगा,
लेकिन स्टेम में जैसे स्टेम है तो मिंट जो पुदीना होती है उसमें होता है, और रूट के द्वारा जो जड़ दिया हुआ है इसके द्वारा स्वीट पोटैटो, डहेलिया इन सब में होता है। अभी आप बोलोगे सर ये तो खुद स्टेम है, नहीं दोस्तों, वो उसमें निकलते हैं ना, ट्यूबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में इसका ऑप्शन जो है वो पत्ती के द्वारा होता है, इसको ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाएं। अनेक पौधों में बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। बीजों के अंकुरण में बताइएगा, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन मैनी प्लांट्स। क्या है? इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। तो दोस्तों जितने भी हैं प्लांट हार्मोन सबका काम रट लेना, याद कर लेना, एक नंबर पक्के हैं। और अगर ह्यूमन का भी याद कर लिए जो हम लोगों में पाए जाते हैं हार्मोन्स, तो मान के चलिए 2 से 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए, एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, इसको आप याद रखिएगा। जिब्रेलिन होता है सीड जर्मिनेशन के लिए। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है वो बताना है, मतलब लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो ये कैसे बताओगे? तुक्का लगाओगे एग्ज़ाम में जाके? नहीं, तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का ही लगाना है तो नोट्स क्यों परचेज किए हुए, पढ़ क्यों रहे हो, तो जाके तुक्का ही लगाना, तुक्का नहीं लगाना। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन याद होनी चाहिए आपको, मालूम है जा रहे एग्ज़ाम देने तो याद होगा। कुछ लोग होंगे कलाकार जैसे हम लोग थे पहले, ठीक है, वैसे होंगे, उनको नहीं याद होगा। तो यहाँ क्या बन जाता है? C6H12O6 प्लस 6O2, इधर पे होता है सूर्य तुम्हारा, इधर पे होता है क्लोरोफिल तुम्हारा, ठीक है। और ये रिस्पायरेशन का उल्टा होता है। तो मतलब क्या पूछा था हमसे, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सर ये बनेगा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बोलते हो ना, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, स्टार्च बोल सकते हो, और ऑक्सीजन, ये बनेगा। देखिएगा किस ऑप्शन में आ रहे हैं, फिर उसी को हम लोग टिक मार करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखते हैं किस ऑप्शन में आया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में हमें दिख रहा, उसको सही मार के आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे विमोचित होती है? अब बताइए, एक क्वेश्चन वहाँ से था, फिर पूछ लिया ऑक्सीजन किससे बन रही है वो भी बता दो तुम। मतलब देखिए फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मालूम ही होगा आपको। तो मैंने बताया जो रिएक्शन था वो क्या था, रिएक्शन 6CO2 6H2O, मतलब इनसे क्या थे, हमारे प्रोडक्ट बन रहे थे। क्या हमारा बन रहा था? ग्लूकोज बन रहा था और ऑक्सीजन निकल रही थी। तो जो जल होता है ना, वाटर आपका, वो लगा था, रिएक्टेंट में था, और प्रोडक्ट में हमसे पूछा गया ऑक्सीजन किससे आया, तो ऑक्सीजन जल से आ गया। और CO2 से हमारा क्या आया है? कार्बोहाइड्रेट आया है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में छपे हुए हैं, पूछे हुए, फिर से पूछा जा सकता है। यीस्ट में श्वसन कैसा होता है ये बताना है, तो अनाक्षी श्वसन होता है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, अनाक्षी श्वसन क्या होता है? मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन किसको बोलते हैं, तो ये बताना। देखिए जहाँ पे O2 का उपयोग नहीं होता है, O2 का उपयोग नहीं होगा, या बोले देखिए श्वसन क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाए तो वो श्वसन होता है, लेकिन जब पूर्ण रूप से नहीं होगा तो वो अनाक्षी होगा, अनाक्षी श्वसन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। और इसमें वही मतलब आया कि O2 का यूज नहीं होता, आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है ये चीज़ आपको बताना है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आगे बढ़िए। और पूछ सकता है यहाँ पर कितने ATP की ऊर्जा मिलती है हमको, तो याद रहे 2 ATP की ऊर्जा मिल जाती है। और जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ होता है सर? वो साइटोसोल में होता है, ठीक है। आगे बढ़ें। वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ती है, ट्रांसपायरेशन रेट कब बढ़ती है वो बताना है। तो सर ट्रांसपायरेशन होता क्या है? देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जाए, थोड़ा फास्ट करूँगा मैं। वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ती है शीत ऋतु में, तापमान बढ़ने पर, अंधकार के समय, वर्षा काल में। ट्रांसक्रिप्शन रेट कब इंक्रीज होगा, ठीक है। अब किसी को इतनी कम भी हिंदी नहीं आती और किसी को इतनी कम इंग्लिश भी नहीं आती, इसलिए दोनों में लिखा है, समझना चाहोगे तो समझ लोगे, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जब पौधे अपने अंदर से ना पानी को या नमी को, उसको क्या करते हैं, जलवाष्प के रूप में छोड़ देते हैं, वेपर्स के रूप में छोड़ देते हैं।
और ये क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन रेट बढ़ती कब है, क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जन रेट बढ़ती कब है। देखिए, जब दाब आपका प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर हाई होता है तो ये रेट जो है बढ़ जाती है। तो गर्मी में ऐसा होता है दोस्तों, प्रेशर कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन रेट बढ़ जाती है आपकी। मतलब ऑप्शन बी के साथ चले जाना, तापमान बढ़ने पर। आगे बढ़ूँ, एटीपी का निर्माण होता है कहाँ पे, वो चीज़ें बतानी है आपको, तो इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ चले जाना, ऑप्शन सी हो जाए, सही हो जाएगा। डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, वो बताना है आपको। डीएनए का द्विचक्राकार कुंडलिनी डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया। मैंने अभी आपको ऊपर बताया हुआ था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था। वाटसन क्रिक के साथ चले जाना, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। थोड़ा और नीचे आते हैं, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। अब इसमें भी बताने जैसा है क्या कुछ, जी हाँ बताने जैसा तो है ही है। मैंने ये पूछा है कि बेरी रोग होता किससे, लेकिन तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जिससे बेरी होता है उसका नाम बता दो तुम, मतलब अलग अलग कंडीशन में पूछा जा सकता है। तो देखिए, बेरी जो होता है B1 से होता है, अरे रुक जा, B1 से होता है बेरी, नाम है इसका थाइमिन, ठीक है, समझ आ रहा ना। और ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है, मतलब B1 की कमी हो रही है, तो यही तो नहीं आएगा। मैंने बोल दिया बेरी तो बेरी आ जाए। हो सकता है सी के बारे में पूछ ले, डी के बारे में पूछ ले, ई के बारे में पूछ ले, के बारे में पूछ ले, किसी विटामिन के बारे में पूछ ले, लेकिन अभी ऑप्शन में जो दिया हुआ है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सर B2 का नाम बता दीजिए, तो बोलोगे राइबोफ्लेविन। इसमें क्या होता है, तो देखिए ब्लड दिखता है, मतलब देखना है आपको कुछ भी, वो ब्लर दिखेगा, मतलब ब्लड विजन, ठीक है। स्वेलन थ्रोट, गला सूख क्या होता है, सूजन आ जाती है, थकान फैटिक जिसको बोलते हैं वो आ सकती है। सर B6 का नाम भी बता दो, पायरिडॉक्सिन होता है, और इसको इससे क्या होता है, स्किन से रिलेटेड, स्किन चमड़ा, स्किन नहीं दोस्तों, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और विटामिन ए का नाम तो रेटिनॉल होता है, ये सब जानते हो। जो ऑप्शन हमारा है वो B1 के साथ जाना आपका सही हो जाएगा। धमनी में देखिए दोस्तों, जो नोट्स परचेज किया गया है, अभी तो ये आपको जो दिख रहा है प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस सेट बोल लो, जो भी बोल लो, ये आपको दिख रहा होगा यूट्यूब पर, ठीक है। 2-1 दिन दूंगा इसको, उसके बाद 2-1 दिन क्या, मतलब आज ही है। और मैंने इसलिए अभी इसको यूट्यूब पे दिया क्योंकि मैंने बच्चों को ऐड नहीं किया हुआ है व्हाट्सएप पर, तो वो लोग जो लोग नोट्स परचेज किया है अपना जाएंगे व्हाट्सएप पर, हमको सिंपल में हाय लिख देंगे और नाम एक बार मेंशन कर देंगे जिस नाम से उन्होंने नोट्स परचेज किया हुआ है, फिर उनको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप भी नोट्स परचेज कर लीजिए, उसके बाहर से कुछ नहीं है दोस्तों। आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, 140+ मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो रही है, प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। और कोशिश रहेगी आपको 9 बजे नर्सिंग एप्टीट्यूड का, मतलब वो प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आओ, देखता हूँ कितना कर पाता हूँ। क्रिकेट भी तो आता है, वो भी देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। धमनी में क्या होता है वो बताना है। इन द आर्टरी, क्या उसकी वाल जो होती है, दीवार महीन, रुधिर दाब कम, दीवार मोटी, रुधिर दाब, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, हिंदी में बायो कभी कभी कठिन हो जाती है। देखिए, वाल्स आर थिन एंड ब्लड प्रेशर इज लो। फिर नेक्स्ट है, वाल थिक एंड ब्लड प्रेशर हाई, walls are thin and blood pressure is high, thick walls and low blood pressure, ये बताना है हमको। तो देखिए दोस्तों, जो रुधिर होता है ना, उसकी वाल जो होती है वो मोटी होती है, ठीक है, और जो उसमें प्रेशर होता है वो भी हाई होता है, मतलब दीवार मोटी और प्रेशर भी ज़्यादा। तो ये कहाँ पे दिख रहा है हमको, ये बी ऑप्शन में दिख रहा है। उसमें शुद्ध मतलब प्योर ब्लड का वो होता है, क्या सर्कुलेशन होता है, तो इसीलिए वो मोटी होती है और हाई प्रेशर भी होता है। आगे बढ़ूँ, CO2 की मात्रा कितनी है वायुमंडल में वो बताना है। वायु में कितनी होती है, लगभग 0.04% है, 0.0 उसके बाद 33 करके कुछ है, लेकिन जाओगे अप्रॉक्सीमेटली बोला है ना, तो 0.04% करके आगे बढ़ जाइएगा।
मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है वो बताना है। तो बताने जैसा है क्या, इसमें कुछ भी नहीं बताने जैसा, वो यूरिया होता है दोस्तों, यूरिया होता है। और हम लोग क्या हैं, यूरियोटेलिक। ठीक है, यूरियोटेलिक क्या होता है सर, जो लोग मतलब जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है उनको यूरियोटेलिक बोला जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है ना, यूरियोटेलिक क्या क्या है, मतलब कौन कौन से जीव है, एग्जाम्पल दे देगा। तो देखिए याद रखिएगा, एम्फीबियंस होते हैं, मैमल्स होते हैं, और जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं वो आती हैं। और जो एम्फीबियंस है ना वो एडल्ट वाले हैं, लार्वल स्टेज वाले नहीं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमोनिया। ये भी आ सकता है, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। और अमोनोटेलिक जो होते हैं वो उसमें आपके क्या आते हैं, प्रोटोजोवंस आएंगे। और मैंने बोला लार्वा उसमें नहीं काउंट करना, लार्वा इसमें काउंट करना। एम्फीबियंस लार्वा जो है वो अमोनोटेलिक है। फिर फिशेज आ जाएंगी पूरा इकाइनोडर्म्स तक। फिर एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल। अगर एक और बच जाता है यूरिक अम्ल, तो यूरिक अम्ल जो सेक्रेट करते हैं उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। मतलब जो कम पानी पिएगा ना उसके लिए ये सब होता है, यूरिक एसिड सेक्रेट करेगा। तो देखिए यूरिकोटेलिक ये बर्ड्स में होगा, इंसेक्ट्स में होगा और रेप्टाइल्स में होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, पूछा गया है अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक के बारे में ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, वयस्क मानव में वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, कुछ बताने जैसा है क्या इसमें, नहीं सर कुछ भी बताने जैसा नहीं है। तो क्या आगे बढ़ते, जब बताने जैसा नहीं है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है वो बताना है आपको। तो बताइएगा इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए के साथ चले जाना, रुधिर में शर्करा की मात्रा का, द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हो ये बताना है आपको। सेल, जो सेल ऑर्गेनल्स है दोस्तों, किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या फंक्शन है, ये सब याद कर लेना, पूछे जाते बार बार, छप जाते एग्जाम में। यहाँ पे गोल्गी बॉडी के साथ चले जाना, सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा माइंड में, माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ बोलते हैं, हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। गोल्गी बॉडी को मैंने बता दिया, ट्रैफिक पुलिस बोलते हो। राइबोसोम को क्या बोलते हो सर, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हो सर, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखना। मैंने यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का नाम दिया, लेकिन आपको और जो एग्जांपल दिए, मतलब ऑप्शंस दिए, उससे और भी मतलब 4 क्वेश्चन बन गए आपके। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोल दिया, गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस बोल दिया, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोल दिया, और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स बोल दिया। ठीक है, याद हो गया, अच्छी बात है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा क्या है, द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर इज फ्रक्टोज। आगे बढ़ूँ, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ऐसा उम्मीद करते हैं आपको पहले से ही क्लियर होगा। ठीक है, अब वीडियो ख़त्म होने के बाद ये नहीं बोल देना बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। तो तुम्हारे लिए बेसिक रहा है, सबके लिए बेसिक रहा है, और एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कट ऑफ भी हाई जाएगी, इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है, प्रॉब्लम अगर आपको होगी तो प्रॉब्लम सबको होगी। आगे बढ़ जाओ, प्रोटीन अणु, कहाँ गया मेरा माइक, नीचे है क्या, पता नहीं वॉइस कैसी आई, धीरे या तेज, छोड़ो। प्रोटीन अणु किन अणुओं के बहुलक होते हैं ये आपको बताना है, मतलब प्रोटीन किसका पॉलीमर है वो बताना है आपको। तो वो एमिनो एसिड्स का होता है, एमिनो अम्ल का होता है। आगे बढ़ता हूँ, कोशिका चक्र किस क्रम में होता है, मतलब सभी स्टेजेस जो है वो सीरियल वाइज में आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले G1 स्टेज होती है, फिर S स्टेज होता है, G2 स्टेज होता है, फिर M स्टेज होता है। ठीक है, वो बहु याद कर लीजिए, पता होगा, इतना तो पढ़ाया गया 12th में, इसमें कुछ नहीं बताने जैसा। G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज, M स्टेज, ये इनका ये सीरियल होता है। आगे बढ़ते हैं, कोशिका चक्र सेल साइकिल की कौन सी अवस्था सबसे कम समय की होती है, विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल लीस्ट, क्या लिखा है, लास्ट से द लीस्ट, मतलब सबसे कम समय की सेल साइकिल की कौन सी अवस्था होती है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो वो M स्टेज होती है दोस्तों। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर, 40 तक है दोस्तों, पहुँचने वाले हैं जल्दी, 2 मिनट मुश्किल से लूँगा, 2 से 3 मिनट। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं,
अंडर विच ब्रांच ऑफ बॉटनी आर एल्गी स्टडीड, मतलब एल्गी का स्टडी किस ब्रांच के अंतर्गत करते हो? क्या ब्रायोलॉजी, साइटोलॉजी, कैरियोलॉजी, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, ये आपको बताना है। तो हिंदी वाले तो सीधे निकल गए, सर शैवाल विज्ञान दिया हुआ है, तो आगे इसमें पढ़ना ही क्या है, डी ऑप्शन के साथ जाओ। इंग्लिश वालों को भी नहीं प्रॉब्लम होने वाली, यहाँ पर एल्गल वर्ड मिला हुआ है तो वो एल्गी से समझ जाएंगे, तो डी ऑप्शन करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, आगे बढ़ूँ। पुंतंतु प्रोटोनीमा बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। प्रोटोनीमा निम्न में से किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? वो चीज़ें बतानी है आपको। तो प्रोटोनीमा होता क्या? पहले ये तो धागे जैसा रचना होती है और ये मॉसेज में पाया जाता है। ठीक है, गैमेटोफाइट जो होता है उसके निर्माण का ये मतलब क्या प्राइमरी स्टेज माना जाता है। ठीक है, प्रारंभिक चरण होता है ये। पाया किस में जाएगा वो बताते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फ्यूनेरिया राइट ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ रहा होगा और आपने 30+ स्कोर भी किया होगा। 30+ कर रहे हो तो आप बेहतर स्थिति में हो, ये मान के चलेगा एग्ज़ाम में आप गर्दा मचाने वाले हो, 35 के अराउंड रहोगे। अगर 30 के नीचे आ रहा है तो जो रेगुलर क्लास आ रही है ना उसको देखो, अभी जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, कुछ शार्ट पढ़ो, जो पढ़ो पेपर में छप जाए। ठीक है, उससे मतलब है, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं है। एक वो वीडियो ख़त्म होने वाली है, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके पहले बता रहा हूँ, इस पर नोट्स आप लोग परचेज कर लेना। जिसको भी करना हो आप नोट से पढ़ कर के आओगे तो यहाँ पर आसानी होगी क्वेश्चन करने में, क्योंकि सब कुछ नोट्स से ही है और आगे चल के ये वीडियोज़ प्राइवेट हो जाएंगी, पब्लिकली नहीं रह जाएंगी। तो आप प्रैक्टिस सेशन में ज्वाइन रहेंगे, ये ख्याल रहे। 9517193475 है, इस पे आएंगे। हाई UPBSC नोट्स ऐसा करके कुछ टाइप कर देंगे, हाई लिख देंगे UPBSC नर्सिंग नोट्स, फिर 399 का पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा तुरंत में। बाकी जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है ये आपको वहाँ पर भी PDF फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया? विटेकर साहब ने किया। एक क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लेगा इनमें से कौन नहीं था जब विटेकर ने किया, तो क्या नहीं था, कुछ ऐसा पूछ सकता है ना कि 5वें स्टेज में से दे करके मतलब किंगडम में से दे करके। तो देखिए किस में किया था इन्होंने। एनिमेलिया था, फिर प्लांटी था, फंजाई भी थे, प्रोटिस्टा भी थे और मोनेरा थे। ये 5 थे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये 5 थे और इसमें से तुमको क्या करेगा, 3 दे देगा, एक कोई अलग से उठा लेगा और पूछेगा इनमें से क्या नहीं था, तो याद रहेगा तो आप अच्छा कर पाएंगे। एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, फंजाई थे और प्रोटिस्ट थे और मोनेरन्स थे, ये जो 5 थे। ठीक, याद हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो, बातों को समझे हो, तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, फ्रेंड सर्कल में घुमा देना, जिससे और लोगों को पता चल सके तैयारी कराई जा रही है BSc नर्सिंग की अच्छे लेवल से, वो आ करके यहाँ प्रैक्टिस सेशन में ज्वाइन हो सके। और दोस्तों नोट्स अभी में जो है ये फ्री वाला ये आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कब तक नहीं मिलेगा? जब तक आप लोग वो नोट्स नहीं परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।